आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 और फिनाले एपिसोड्स को। तो वॉल्यूम 1 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि विल सारे डेमोगॉर्गन्स को मारकर वेकना के बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है जो वेकना ने कही थी कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए बच्चों को इसलिए चुन रहा है क्योंकि बच्चे दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें काबू में करना आसान होता है। उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है और यही हम देखते हैं कि डेमोगॉर्गन बच्चों को वेकना के पास ले जा चुका है। खैर, जॉयस विल को होश में लाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। तभी माइक खुशी से चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक रियल लाइफ सॉर्सरर हो। माइक उसे गले लगाता है और विल की बहुत तारीफ करता है। थोड़ी देर के लिए सही विल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वो किडनैप बच्चों को लेकर घबरा जाता है। उसे चिंता होती है कि पता नहीं वेकना उनके साथ क्या करेगा। विल सोचने लगता है कि आखिर वेकना 12 बच्चों के साथ क्या करने वाला है। उसे लगता है कि वो ये जंग हार चुके हैं। तभी उन्हें ऊपर से एयरक्राफ्ट्स उड़ते हुए नजर आते हैं तो वो तीनों वहां से निकलते हैं। अपसाइड डाउन के अंदर बच्चों को दीवार में कैद करके विल की तरह उनके मुंह में कुछ डाला जाता है। डेरेक के साथ साथ बाकी बच्चों का भी वही हाल होता है। इसके बाद सभी लोग एक अलग दुनिया में जाते हैं और उनके सामने हेनरी होता है जो सभी बच्चों को अपने घर ले जाता है। वहां वो लोग हॉली से मिलते हैं। हेनरी बच्चों को कहानी सुनाता है कि मॉन्स्टर्स तुम्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर मैंने तुम लोगों को बचा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैक्स उन सभी को देख रही थी। हेनरी बच्चों से कहता है कि जंगल में मत जाना क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो ये भी बताता है कि ये काला साया मतलब शैतानी ताकत सिर्फ हमारे शहर हॉकिंस के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन उसके पास एक रास्ता है जिससे वो इस काले अंधेरे को हरा सकते हैं। एक लड़की मैरी पूछती है कैसे। हेनरी बताता है कि वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, दूसरे डायमेंशंस में भी। उसने एक दूसरी दुनिया खोजी है जो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है, जहाँ डार्कनेस और मॉन्स्टर्स नहीं है। फिर वो बताता है कि उसने 12 बच्चों को क्यों चुना। वो बच्चों से कहता है कि तुम लोगों के अंदर एक शक्ति है जो फिलहाल सोई हुई है। जब तुम सब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तब हम इस दुनिया की रोशनी से उस दुनिया के अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। इससे तुम लोग इस दुनिया को बचा लोगे और हीरो बन जाओगे। डेबी ये सुनकर काफी खुश होती है। हॉली पूछती है क्या आप फिर से दूसरे बच्चों को यहाँ लाने वाले हैं। हेनरी कहता है अब मैं तुम में से किसी को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम सब बस यहाँ पर खाओ पियो और मजे करो। ये सुनकर हॉली थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद हम अपसाइड डाउन वाले लैब को देखते हैं कि डॉक्टर के और एकर्स काली वाले कमरे में आते हैं हॉपर और 11 को ढूंढते हुए, लेकिन वहां पर वो दोनों नहीं होते। एकर्स गुस्से में सबको ऑर्डर देता है कि पूरे लैब को अच्छे से छान मारो। डॉक्टर के काली के पास आती है और देखती है कि काली अपनी उंगली हिला रही थी। जैसे ही डॉक्टर उसे छूती है पता चलता है ये बस एक इल्यूजन था। असल में काली 11 और हॉपर के साथ होती है और वही अपना इल्यूजन डॉक्टर को दिखा रही थी, जिससे डॉक्टर धोखा खा गई। माइक, विल और जॉयस सुरंग के अंदर लूकस को ढूंढते हैं जो थोड़ा घायल हो गया था। माइक लूकस को बता देता है कि विल के अंदर भी पावर्स जाग गई है और उसी ने असल में डेमोगॉर्गन्स को हराया। लूकस एक्साइटेड होकर कहता है इससे हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास एक और 11 है। विल कहता है मैं 11 जैसा नहीं हूँ, मैं बस वेकना के पावर्स को खींच सकता हूँ और उसके लिए मुझे हाइव माइंड के नजदीक होना बहुत जरूरी है। अब हमें ये सोचना होगा कि बच्चों को कैसे बचाएं। माइक और लूकस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जॉयस विल से अकेले में कहती है कि आज जो तुमने किया उसे अपनी हार मत समझना, वेकना की ही शक्ति से तुम्हें उसी को हराना होगा। जॉयस उसे हिम्मत देती और कहती है कि वेकना ने सबसे पहले तुम्हें चुना क्योंकि उसने तुम्हें कमजोर समझा। हम सब ने यही समझा, लेकिन अब मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वेकना ये गलती फिर करेगा और तुम्हें बस उसे दोबारा मौका नहीं देना है। विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच कर के अब आखिरकार उसकी माँ उसे कमजोर बच्चा नहीं समझती। अपसाइड डाउन में 11 हॉपर और काली के साथ उस बड़े दीवार के पास पहुंच जाती है। वहाँ फिर से 11 और हॉपर के बीच झगड़ा होने लगता है। 11 हॉपर से जैकेट में लगे बॉम्ब के बारे में पूछने लगती है। 11 कहती है मैंने आपकी आंखों में देखा था, आप मरने के लिए तैयार थे। काली और बाकी लोग चर्च में आते हैं, लेकिन वहाँ स्टीव, नैन्सी, डस्टिन और जोनाथन नहीं होते। असल में वो चारों लैब तक पहुंच चुके थे। डस्टिन के हिसाब से वेकना का उस बड़ी दीवार का जनरेटर इसी लैब में होगा। उन्हें पहले दीवार को नष्ट करना होगा, उसके बाद ही वो हॉली को बचा पाएंगे। अंदर जाने के लिए चारों 2-2 की टीम में बट जाते हैं। स्टीव नैन्सी के साथ जाना चाहता है, लेकिन जोनाथन उसे डांटने लगता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें नैन्सी के साथ वक्त बिताना है। ये सुनकर नैन्सी गुस्से में जोनाथन के साथ चली जाती है। इधर हेनरी के घर पर सारे बच्चे
मजे कर रहे होते हैं। हॉली अपनी फ्रेंड से कहती है शायद मैंने कुछ ज्यादा केक खा लिया है, मैं दवाई खाने जा रही हूँ। और फिर मौका देखकर वो मैक्स से मिलने चली जाती है। मैक्स उसे डांटती है, मैंने कहा था ना हेनरी के जाने का इंतजार करना। लेकिन हॉली कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, हेनरी बहुत डरावनी बातें कर रहा था। उसने बताया कि वो हम सबकी मदद से दूसरी दुनिया को इस दुनिया में लाने वाला है। हॉली को यकीन है कि हेनरी इस दुनिया को बचाना नहीं बल्कि खत्म करना चाहता है और जो भी होने वाला है वो कल ही होगा, इसलिए उन्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। मैक्स कहती है हम अभी यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि अगर तुम गायब हो गई तो हेनरी को पता चल जाएगा और वो फिर हमें ढूंढ लेगा। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। डेरेक वहीं छुपा हुआ था और उसने दोनों की बातें सुन ली। डेरेक उन्हें वेकना के बारे में बताता है। मैक्स पूछती है तुम्हें यह नाम कैसे पता चला? डेरेक बताता है माइक से, जो मेरा दोस्त है। सिर्फ वही नहीं बल्कि लूकास, विल और बाकी सब भी। हॉली डेरेक से कहती है अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें हेनरी का ध्यान भटकाना पड़ेगा। रेडियो स्टेशन में जॉयस सबको बता रही होती है कि कैसे इस बार उसका बेटा विल वेकना को उसी की शक्ति का इस्तेमाल करके काबू में करके हरा देगा। जॉयस बाकी लोगों से पूछती है क्या ऐसा करना सही होगा? बाकी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर सब विल की पावर्स की तारीफ करने लगते हैं। जॉयस उन्हें ध्यान देने को बोलती है और पूछती है क्या वेकना को ट्रैक करने का कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है? किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता। मर्रे को भूख लगने लगती है तो सभी लोग थोड़ा नाश्ता करने बैठ जाते हैं। एरिका को वहां पर डस्टिन के साथ साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क की फोटो नजर आती है। वो तुरंत बताती है कि अगर कोई हमारे लिए ट्रैकर बना सकता है तो ये मिस्टर क्लार्क ही हैं। लूकास कहता है कि उसके पास एक और तरीका है जिससे सब कुछ जल्दी हो जाएगा। वो पॉपकॉर्न गर्म कर रहा था तभी उसे एक आइडिया आता है। जब बिली को गर्म सोना में बंद किया गया था तो उसके अंदर के अपसाइड डाउन पार्टिकल्स एक्टिवेट हो गए थे। उन्हें मरे हुए डेमोगॉर्गन्स को बस जलाकर हाइव माइंड से कनेक्ट करना होगा और ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि सामने रेडियो टावर भी है जिसमें करीब 50,000 वॉट की बिजली है। मर्रे कहता है दोनों प्लान्स ठीक हैं। जॉयस कहती है तो फिर हम दोनों आजमाएंगे। अपसाइड डाउन में लैब के अंदर स्टीव और डस्टिन आखिरकार रेनबो रूम में पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच अभी भी तू तू मैं चलती रहती है, इसलिए डस्टिन अकेले ही मैजिक शील्ड जनरेटर ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ जोनाथन नैन्सी से पूछता है क्या उसने कुछ गलत किया है क्योंकि नैन्सी उसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। नैन्सी कहती है अगर तुम बार बार यही पूछोगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। जोनाथन को लगता है कि नैन्सी ऊपर आने से पहले स्टीव के साथ जाने के बारे में सोच रही थी। नैन्सी कहती है नहीं क्योंकि उसने खुद ही स्टीव के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जोनाथन का शक खत्म नहीं होता। नैन्सी उसे समझाती है कि फिलहाल वो ये सब बातें नहीं कर सकते क्योंकि उसे अपनी बहन को ढूंढना है। जोनाथन कहता है कि इसी वजह से वो उससे सच जानना चाहता है क्योंकि आगे उनके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। नैन्सी कहती है कि तुम भी मुझसे कुछ छुपाते हो और ये कहकर वो भी चली जाती है। जोनाथन अपने पॉकेट से टेप निकालता है और फिर वापस रख लेता है। तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है जिसका डोर नॉब पिघला हुआ था। वो अंदर जाता है तो दीवारों पर एक अजीब सा लिक्विड लगा हुआ मिलता है। ये देखकर नैन्सी भी आ जाती है। हॉपर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। 11 काली से कहती है कि हेनरी को ढूंढने में मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे, उसके बाद हम आराम से जी सकते हैं। काली कहती है कि ये बस तुम्हारा सपना है। वो आगे बताती है कि उसे भी ऐसा ही लगता था कि वो अपना दर्द खत्म कर सकती है, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसके दोस्तों को मार दिया गया। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि काली को पकड़कर लैब लाया गया, उसके बाल काटे गए और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए जो किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। डॉक्टर्स को काली के खून की जरूरत थी, इसीलिए वो लगातार उसका खून निकालते रहे। काली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही सबको लगा कि वो कमजोर हो गई है, काली मौका देखकर सभी डॉक्टर्स पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। वो दरवाजा खोलती है, भागने लगती है। इधर डेरेक जंगल में चला जाता है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। मैक्स हॉली को बताती है कि उन्हें उस जगह को ढूंढना होगा जहाँ से हॉली को अगवा करके लाया गया था। वहीं से वो लोग रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं और इस जगह से निकल सकते हैं। वहाँ रेडियो टावर पर सभी लोग एक तरह का ट्रैकर बनाने की तैयारी कर रहे थे। रॉबिन और विल साथ बैठे होते हैं। रॉबिन विल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। विल उसे कहता है थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुम्हारी बातों से मुझे जो हिम्मत मिली उसी से तो मैं ये सब कर पाया। फिर वो रॉबिन से पूछता है कि तुमने अपनी फीलिंग्स विक्की को कैसे बताई। रॉबिन बताती है कि वो खुद को एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स पहली बार किसी को शेयर करना ये काफी मुश्किल होता है। फिर वो बता देती है कि उसने सबसे पहले अपनी सच्चाई स्टीव के साथ शेयर की थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रशियंस ने उन्हें सच बोलने की दवा दी थी। स्टीव को बताने के बाद ही रॉबिन में विकी को बताने की हिम्मत आई। इधर हॉली और मैक्स उस जगह पर आ जाते हैं जहां हॉली को होश आया था। वहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है। दरवाजा खोलते ही अंदर से मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसका मतलब ये सिर्फ एक मेमोरी है। हॉली सोचती है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि उस समय तो हेनरी से मैं मिली भी नहीं थी। बाहर हेनरी को देखती और कहती है वो तुम्हें बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा था। हॉली बताती है कि वो पहली बार हेनरी से स्कूल की लाइब्रेरी में मिली थी। इसके बाद उन्हें
उन्हें लाइब्रेरी में जाने का रास्ता मिल जाता है और वहीं हेनरी पहली बार हॉली से मिला था। डस्टिन जनरेटर ना मिलने के बाद वापस स्टीव के पास आता है। स्टीव फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो खाली हाथ वापस आ गया। वो उसे याद दिलाता है कि जब जब उन्हें डस्टिन की जरूरत थी वो उनके साथ नहीं था। डस्टिन कहता है कि स्टीव भी तो सिर्फ नैन्सी को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। स्टीव गुस्से में कहता है कि नैन्सी सिर्फ उसकी दोस्त है। डस्टिन एडी को याद करके कहता है कि उसका भी एक दोस्त हुआ करता था, वो जो बोलता था वही करता था और दुनिया क्या कहती है उसे उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। उसका दिल जितना बड़ा था उसका दिमाग उतना ही तेज था। स्टीव कहता है कि उसे पता है डस्टिन जो भी कर रहा है एडी के वजह से कर रहा है, लेकिन अगर एडी का दिमाग इतना ही तेज होता तो आज वो यहाँ होता। स्टीव कहता है कि उसने उस वक्त उन दोनों को कहा था कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एडी चमगादड़ों के झुंड में कूद गया। डस्टिन कहता है मुझे बचाने के लिए। स्टीव कहता है तुम भी जानते हो कि उसे हीरो बनने का शौक था और इसी चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। ये सब सुनने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। डस्टिन स्टीव पर लगातार वार करता है, उसे मुक्के मारता है, धक्के देता है। स्टीव गुस्से में वहां से चला जाता है। डस्टिन को वहां पर एक ऑफिस मिलता है और वो एक मैप देखता है। जोनाथन और नैन्सी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये पिघली हुई चीज है क्या। वहां की हवा भी साफ होती है और वहां कई सारे लोग उन्हें जमे हुए मिलते हैं। इधर काली बताने लगती है कि जब वो भाग रही थी तो वो एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां वो जाना नहीं चाहती थी। एक कमरे के अंदर उसे एक प्रेग्नेंट औरत मिलती है जहां उस औरत और उसके बच्चे के शरीर के अंदर काली का खून डाला जा रहा था। काली आगे अंदर जाती है तो वहां बहुत सारी प्रेग्नेंट औरत होती है जिनके अंदर काली का खून डाला जा रहा था। आखिर में सोल्जर्स काली को पकड़ लेते हैं। ये सुनकर 11 को याद आता है कि उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उन सब के अंदर हेनरी का ब्लड डाला गया था और अब डॉक्टर के फिर से मार्टिन ब्रेनर का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, लेकिन काली का खून वैसा काम नहीं कर रहा जैसा हेनरी का कर गया था। काली कहती है डॉक्टर तुम्हें भी पकड़कर तुम्हारे जैसे बच्चे बनाएंगे, हमारे नसीब में हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। इधर डेरेक जंगल में भटक चुका था, तभी हेनरी उसे पकड़ लेता है। हेनरी को गुफा में जाने का नक्शा मिलता है और वो डेरेक से पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। डेरेक बोलता है तेरी माँ ने दिया। हेनरी गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। मैक्स और हॉली उस मेमोरी में जाते हैं जहाँ हेनरी हॉली से मिलने स्कूल आया था। हॉली याद करती है कि झूले में जो सर्कल था वो येलो कलर का था, वो उसे तोड़ देती है और फिर उसे किसी और मेमोरी में जाने का रास्ता मिलता है। ये वही मेमोरी होता है जहाँ डेमोगॉर्गन उनके घर में घुस आया था। मैक्स हॉली को हिम्मत रखने को बोलती है और कहती है कि ये सिर्फ एक मेमोरी है, हिम्मत रखो, इसी तरह हमें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। दोनों उस मेमोरी में चले जाते हैं। रेडियो स्टेशन पर सभी लोग डेमोगॉर्गन के शरीर के अंदर इलेक्ट्रिक झटके देने की तैयारी करते हैं ताकि उसके अंदर से पार्टिकल्स एक्टिव हो जाएं और विल वेकना से कनेक्ट कर पाए। रॉबिन पावर ऑन करती है, डेमोगॉर्गन जागने लगता है और विल उससे कनेक्ट हो जाता है। उसकी मदद से विल डेरेक की आंखों से सब कुछ देखने लगता है और उसे गायब हुए बच्चे भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वहाँ हॉली नहीं होती। विल को समझ आ जाता है कि हेनरी हॉली को ढूंढ रहा है और मैक्स हॉली के साथ है। इधर मेमोरी के अंदर कैरन को घायल करने के बाद डेमोगॉर्गन हॉली को अपने साथ ले जाता है। मैक्स और हॉली उसके पीछे पीछे जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हेनरी दोनों के सामने वेकना बनकर आता है और मैक्स को पकड़ लेता है तो वो मैक्स का गला दबाने लगता है। हॉस्पिटल में मैक्स की सांसें बंद होने लगती है, लेकिन तभी विल वेकना को अपने काबू में करने लगता है। वो वेकना को गिरा देता है जिससे मैक्स बच जाती है। विल वेकना के जरिए मैक्स से कहता है कि अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैक्स हॉली को लेकर वहाँ से भागती है। हेनरी खुद को संभाल कर विल को अपने दिमाग से निकाल देता है और विल पीछे गिरकर बेहोश हो जाता है। जोनाथन और नैन्सी एक जगह पहुंचते हैं जहाँ सब कुछ पिघला हुआ होता है। वहाँ उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। डस्टिन ऑफिस में सारी रिसर्च पढ़ने लगता है। जोनाथन उस रोशनी पर एक चीज फेंकता है जिससे नीली रोशनी चमकती है। उन्हें लगता है कि उन्हें शील्ड जनरेटर मिल गया। डस्टिन घबरा कर कांटेक्ट करता है और कहता है उस चीज को मत छूना, लेकिन जोनाथन को कुछ साफ सुनाई नहीं देता। इस वजह से नैन्सी अपनी बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। डस्टिन भागते हुए उनकी तरफ आता है और चिल्लाकर कहता है कि वो चीज शील्ड जनरेटर नहीं है, अगर तुमने उस पर गोली चलाई तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन तभी नैन्सी उस रोशनी पर गोली चला देती है। नैन्सी उस एनर्जी पर फायर कर देती है जिससे वो डार्क एनर्जी भड़क उठती है और जोर से ब्लास्ट करती है। एक बड़ी सी वेव दूर जाकर उस बड़ी दीवार से टकराती है जिसे हॉपर 11 और काली भी देखते हैं। इधर असली दुनिया में सुबह के 5 बजे एरिका और मर्रे साइंस टीचर स्कॉट क्लार्क से मदद मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि स्कॉट उनके लिए एक टेलीमेट्री ट्रैकर बनाए। एरिका ये देखकर हैरान होती है कि उनके साइंस टीचर स्कूल के लाइब्रेरियन के साथ रंगरलियां मना रहे थे। एरिका और मर्रे कहते हैं कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी
होगी क्योंकि यह जिंदगी और मौत का सवाल है। इधर स्टीव डस्टिन को ढूंढता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। डस्टिन बताता है कि वो गलत था, शुरू से ही वो गलत था। स्टीव के जाने के बाद उसे डॉक्टर मार्टिन की डायरी मिली थी जिससे उसे पता चला कि वो दीवार वेकना ने नहीं बनाई थी बल्कि साइंस ने बनाई थी। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट उसे एग्जॉटिक मैटर कहते हैं, एनर्जी का एक ऐसा सोर्स जिसने उस दीवार को थाम रखा है, और नैन्सी ने उस पर गोली चला दी। इधर नैन्सी और जोनाथन बेहोश पड़े होते हैं और उनके आसपास सब कुछ पिघल रहा होता है। डस्टिन समझ जाता है कि इसका मतलब दीवार के पीछे ना कोई बच्चा है ना वेकना। स्टीव पूछता है तो फिर दीवार के पीछे क्या है? डस्टिन कहता है मौत। इधर दीवार में अटकी हुई स्टीव की गाड़ी अचानक दीवार के अंदर घुस जाती है जिससे एक होल बन जाता है और सब कुछ दीवार की तरफ खींचने लगता है। इसी वजह से हॉपर 11 और काली को जान बचाने के लिए छिपना पड़ता है। तभी उनके सामने अचानक एक गेट खुलता हुआ नजर आता है जिससे वो असली दुनिया में जा सकते हैं। 11 अपने पावर से सामने आने वाले हर चीज को रोकती है और तीनों गेट की तरफ बढ़ते हैं। डस्टिन कहने लगता है कि अपसाइड डाउन के बारे में जितना भी हम जानते थे वो सब गलत था। ये कोई अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं है बल्कि एक वर्म होल है, टाइम और स्पेस के बीच एक ब्रिज, यानी हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता। अगर ये ब्रिज टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो स्टीव की गाड़ी दीवार के अंदर घुसती है, दीवार के उस पार का नजारा दिखता है जहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। इधर मैक्स और हॉली जान बचाकर गुफा के अंदर छिप जाते हैं। हेनरी वहां तक आता है लेकिन गुफा के बाहर से ही हॉली को बुलाने लगता है। वो कहता है बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैक्स तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। हॉली कहती है कि उसने हेनरी का असली चेहरा देख लिया है, वो एक मॉन्स्टर है। हेनरी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं मैक्स को नुकसान पहुंचाऊंगा, उसे मार डालूंगा। मैक्स उसे भड़काते हुए कहती है कि तो फिर अंदर आओ और मुझे मार डालो। हेनरी वहां से चला जाता है ये कहकर कि मुझे उकसाओ मत, हालात बदल भी सकते हैं। इधर असली दुनिया में आज नवंबर 6 तारीख होता है। विल अभी भी होश में नहीं आता। विल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कल रात विल ने खुद को हाइव माइंड से डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया और आखिर हॉली मैक्स के साथ कैसे हो सकती है। रॉबिन कहती है कि डॉक्टर्स को कभी समझ ही नहीं आया कि मैक्स इतने दिनों से कोमा में क्यों है। रॉबिन बताती है कि मैक्स, हॉली और विल इन तीनों में फिलहाल एक ही चीज कॉमन है कि ये तीनों बेहोश हैं। डॉक्टर को मैक्स की हालत समझ नहीं आई क्योंकि मैक्स असल में कोमा में है ही नहीं, वो तो दूसरी दुनिया में है और जरूर मैक्स और हॉली उस जगह से निकलने की कोशिश कर रही होंगी और उन्हें भी ये पता होगा कि वेकना असल में चाहता क्या है। माइक विल के पास रुकता है जबकि लूकस और रॉबिन मैक्स के पास जाते हैं। विल उल्टी दुनिया में जागता है और उसके सामने हेनरी आ जाता है। विल उसे ताना मारता है कि मैक्स और हॉली भाग गए। वेकना बोलता है ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, याद है तुम ही मेरे पहले प्यादे थे, तुमने ही सब कुछ बनाया था। विल पूछता है कैसे? वेकना बताता है तुम्हें क्या लगता है वो सुरंगें किसने बनाई थी? वो तुमने ही बनाई थी। वेकना बताता है कि वो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो अब अपने प्यादों के जरिए एक नई दुनिया बनाएगा। आखिरी बार वो विल से कहता है फिर से मेरे लिए जासूसी करोगे। इधर मैक्स को लगता है कि उन्हें बचाने के लिए 11 जरूर आएगी क्योंकि 11 में ही इतनी ताकत है जो वेकना से लड़ सकती है। वो ऐसा इसलिए सोच रही होती है क्योंकि उसे अभी भी विल के बारे में नहीं पता। हॉली पूछती है वैसे हेनरी अंदर क्यों नहीं आ सकता? मैक्स कहती है उसे भी नहीं पता। वो आगे बताती है ये जगह हेनरी की मेमोरी है, तो हो सकता है कि उसकी मेमोरी में ये एक ऐसी जगह हो जिसे वो दोबारा देखना नहीं चाहता। शायद ये मेमोरी बहुत भयानक हो, लेकिन मैक्स इस बात को लेकर श्योर नहीं होती। हॉली कहने लगती है हो सकता है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो। वो इधर उधर ढूंढने लगती है और फिर बाहर की तरफ जाने लगती है। मैक्स मना करती है और कहती है बाहर सिर्फ रेत ही रेत है। वो हॉली को बाहर जाने नहीं देती, लेकिन हॉली कहती है कि हेनरी ने कहा था कि वो तुम तक दूसरे तरीके से पहुंच जाएगा। उसे लगता है हेनरी मजाक नहीं कर रहा। ये कहकर हॉली बाहर चली जाती है और मैक्स को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। इधर आखिरकार हॉपर 11 और काली असली दुनिया में पहुंचते हैं और रेडियो स्टेशन आते हैं। 11 और माइक एक दूसरे से गले लगते हैं। हॉपर और जॉयस भी गले लगते हैं। माइक काली से मिलता है जो कि 11 की बहन है। 11 विल की हालत देखती है और जॉयस उसे रिक्वेस्ट करती है क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो। स्टीव और डस्टिन नैन्सी और जोनाथन को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी उनकी नजर ऊपर एग्जॉटिक मैटर पर पड़ती है। जोनाथन और नैन्सी को होश आता है तो देखते हैं कि कमरे में सब कुछ पिघल रहा था। उन्हें दरवाजा भी मिलता है लेकिन दरवाजे का नॉब पिघला हुआ होता है। 11 विल को ढूंढने के लिए फिर से अपसाइड डाउन में जाती है। काली ये नोटिस करती और आकर हॉपर से कहती है कि 11 थोड़ी कमजोर हो गई है। ये सुनकर हॉपर को अच्छा नहीं लगता और वो उल्टा काली से पूछता है कि तुम कितने दिनों से जानती हो उसे? काली कहती है आपसे ज्यादा, वो तो मेरी बहन है, हम दोनों एक साथ बड़े हुए थे। हॉपर काली पर चिल्लाता है कि तुमने 11 के दिमाग में डर भर दिया है। काली उल्टा कहती है कि आपने भी 11 को जो कुछ सिखाया है उससे कोई मदद नहीं मिलने वाला। आप लोगों को क्या लगता है कि हेनरी मर
मर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइट्स टिमटिमाने लगती है। माइक भागते हुए 11 के पास आता है। 11 होश में आकर कहती है, मैं जितना विल के पास जाती हूँ वो उतना ही मुझसे दूर भाग जाता है। हॉपर सिग्नल बेहतर करने के लिए टैंक बनाने का सोचता है। इधर रॉबिन और लूकास हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रॉबिन को देखकर एडमिन डोरिस भड़क उठती है। विकी रॉबिन को अपने साथ ले जाती है। विकी कहती है कि मिलिट्री पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है क्योंकि तुमने एक पेशेंट से नींद की गोलियां चुराई थी। अब सच बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। इधर लूकास मैक्स के लिए उसका फेवरेट गाना बजाना शुरू करता है। हॉली काफी दूर जाने के बाद वापस जाने का सोचती है क्योंकि उसे दूरबीन से कुछ दिखता है। इधर नैन्सी और जोनाथन वाले कमरे में हर तरफ लिक्विड भरने लगता है और आखिर में उनके पास चिल्लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हॉपर और माइक टैंक बनाने के लिए नमक भर रहे होते हैं। हॉपर जॉयस को उदास देखकर कहता है कि 11 सब कुछ ठीक कर देगी। जॉयस खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि वो जब भी कुछ करने की कोशिश करती है हमेशा गलत हो जाता है। वो हमेशा अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती थी लेकिन अब वो उससे लड़ने की हिम्मत दे रही है तब भी सब कुछ गलत ही हो रहा है। माइक 11 से कहता है कि काली ने कहा था कि हेनरी को मारने से सब कुछ खत्म नहीं होगा। 11 उससे कुछ छुपा रही होती और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। माइक सब कुछ जानना चाहता है तो मजबूरी में 11 बता देती है कि अपसाइड डाउन में भी एक लैब बनाया गया है जहां मेरे जैसे बच्चों की मदद से और भी कई बच्चों को बनाया जाएगा। माइक उसे कहता है ये सब खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ कम से कम 1-2 वाटरफॉल तो हो। 11 उसे कहती है ये कोई कहानी नहीं है जहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो। माइक कहता है मेरी नहीं, हम सब मिलकर इसे सच करेंगे। हॉली मैक्स को दिखाती है कि दूरबीन में जो ढक्कन लगा है उसका आकार बिल्कुल गुफा जैसा है। शायद ये आकार किसी और चीज से मैच करता और हो सकता है वही बाहर निकलने का दरवाजा हो। तभी अचानक हॉली जहाँ खड़ी थी नीचे से जमीन टूटती है और वो नीचे लटक जाती है। मैक्स उसे बचा लेती है और दोनों देखते हैं कि नीचे जाने का एक रास्ता था। रॉबिन विकी को मॉन्स्टर्स और अपसाइड डाउन के बारे में बता देती है लेकिन विकी को लगता है कि रॉबिन नशेड़ी बन गई है। इसी वजह से वो उससे ना मिलती है और ना अपने दोस्तों के साथ समय बिताती है। रॉबिन वहां से निकलने लगती है लेकिन 2 सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। स्टीव अपनी जान जोखिम में डालकर नैन्सी और जोनाथन तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये देखकर डस्टिन डर जाता है और उसे रोकता है। कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। डस्टिन स्टीव को गले लगा लेता है और तभी देखते हैं कि स्टीव ने जो सीढ़ी लगाई थी वो नीचे गिर जाती है। मतलब सही समय पर डस्टिन ने स्टीव को बचा लिया। नैन्सी और जोनाथन मान लेते हैं कि अब वो दोनों जिंदा नहीं बच सकते। आखिरी वक्त में वो पुराने समय को याद करके खुश होते हैं। नैन्सी साफ कह देती है कि उसका और स्टीव का अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो स्टीव से अब प्यार नहीं करती, वो सिर्फ जोनाथन से प्यार करती है। जोनाथन टेप निकालकर नैन्सी को देता है जिसमें एक रिंग होती है और वो नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज करता है। नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कर देती है। तभी वो देखते हैं कि जो सब कुछ पिघल रहा था वो पूरी तरह से अब फ्रीज हो चुका था। मतलब वो बच चुके हैं। दोनों खुशी से गले लगते हैं। इधर 11 विल को ढूंढने के लिए टैंक में जाती है। वॉइड में 11 विल से कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ, बस बताओ तुम कहाँ हो। तभी 11 उस जगह पहुंच जाती है जहाँ वेकना ने विल को पकड़कर रखा होता है। 11 तुरंत विल को आजाद कर देती है। हॉली और मैक्स उस टनल के नीचे आते हैं। वहाँ उन्हें खून और टूटा हुआ चश्मा मिलता है। उन्हें वहाँ लैब का एक घायल साइंटिस्ट मिलता है जो बंदूक निकाल लेता है। असल में वो बंदूक हेनरी पर तान देता है। हेनरी डॉक्टर से कहता है कि आपको मदद की जरूरत है। डॉक्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और हेनरी पर गोली चला देता है जो उसके हाथ में लगती है। गुस्से में हेनरी डॉक्टर के हाथ से बंदूक गिरा देता है और पत्थर से उसे मारने लगता है। मैक्स और हॉली ये मंजर देखकर बहुत डर जाते हैं। वो भागते हैं लेकिन हर तरफ दरवाजे बंद होते हैं। मैक्स जैसे ही पत्थर हटाकर रास्ता ढूंढती है उसे अपना फेवरेट गाना सुनाई देता है। मतलब बाहर निकलने का रास्ता कहीं सामने ही था। हेनरी डॉक्टर के हाथ से केस लेकर खोलता है। मैक्स बाहर निकलने के रास्ते के बहुत करीब होती है। हॉस्पिटल में धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। उधर वेकना विल के जरिए मैक्स को ढूंढ लेता है। डर के मारे विल को होश आ जाता है और 11 उसे संभालती है। विल बोलता है कि मैंने उसे बहुत कोशिश की रोकने की लेकिन वेकना ने मैक्स को देख लिया है और वो उसके पीछे जाएगा। दोनों असली दुनिया में वापस आते हैं और 11 सबको बताती है कि वो शैतान मैक्स को मारने हॉस्पिटल जाएगा, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। इधर रॉबिन को पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है क्योंकि सबको लगता है वो नशेड़ी है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और कैरन घबरा जाती है। रॉबिन सोल्जर से कहती है हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इतने में डेमोगॉर्गन्स वहां आ जाते हैं जो सीधा दोनों सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। रॉबिन विकी को लेकर निकलती है। रास्ते में और भी डेमोगॉर्गन्स होते हैं लेकिन वो उन दोनों पर हमला नहीं करते। रॉबिन तुरंत लूकास को कॉल करती है लेकिन गाना बजने की वजह से उसे घंटी सुनाई नहीं देती। विकी तुरंत कॉल को हॉस्पिटल के स्पीकर्स पर डाल देती है और रॉबिन लूकास को सावधान कर देती है कि डेमोगॉर्गन मैक्स की तरफ आ रहा है, इसलिए तुरंत मैक्स को लेकर वहां से निकलो। कैरन भी ये वार्निंग सुन लेती है। इधर लूकास तुरंत मैक्स को लेकर निकलता है। डेमोगॉर्गन
डेमोगॉर्गन के आने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हॉली छोटे से छेद से बाहर निकल आती है, लेकिन मैक्स को बाहर आने में दिक्कत हो रही थी। हॉस्पिटल में लूकास मैक्स को लेकर रॉबिन और विकी तक पहुंच जाता है। हर तरफ मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए उन्हें लॉन्ड्री वाले रास्ते से भागना पड़ता है और वो वहीं छुप जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर विकी रॉबिन से कहती है, इसका मतलब तुम नशेड़ी नहीं हो। रॉबिन उससे वादा करती है कि अगर ये सब खत्म हो गया और हम बच गए तो हम दोनों एनजो जरूर जाएंगे। इतने में दरवाजा तोड़कर 3 डेमो डॉग्स अंदर घुस आते हैं, इसलिए रॉबिन लूकास से कहती है कि गाना को बंद करना होगा। मैक्स को बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही डेमो डॉग्स पास आने लगते हैं, तभी एक वॉशिंग मशीन उन तीनों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। असल में उसके अंदर एक गैस सिलेंडर होता है जो ब्लास्ट होता है और तीनों डेमो डॉग्स मर जाते हैं। ये प्लान असल में कैरन का था। मैक्स को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो सामने पोर्टल देख पाती है, लेकिन हॉली से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ सिर्फ मेरी बॉडी है, इसलिए तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जोड़ सके। हॉली घबरा जाती है, कहती है कि वो अकेले यहाँ से नहीं निकल सकती। मैक्स उसे समझाती है, सिर्फ अपने अंदर भरोसा रखो, तुमने यहाँ जो कर दिखाया है वो मैं कभी नहीं कर पाई। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ और यहाँ से निकलने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। अगर आज तुम जबरदस्ती ना करती तो मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। हॉली मैक्स को गले लगाती है और फिर मैक्स पोर्टल की तरफ दौड़ने लगती है। अब आखिरकार रियल वर्ल्ड में मैक्स को होश आ जाता है। लूकास उसके लिए काफी फिक्र कर रहा था, लेकिन पहले तो मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में रियल है। विकी उसे कहती है, खुद पर ज्यादा स्ट्रेस मत दो, अभी अभी आंखें खुली है, तुम्हारी मसल्स फिलहाल बहुत कमजोर है। अब मैक्स काफी खुश होती है कि आखिरकार वो असली दुनिया में आ गई। मैक्स लूकास को गले लगाती है और कहती है कि वो उसी की वजह से लौट पाई है। आखिर में माइक 11 और हॉपर भी आ जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैक्स सच में वापस लौट आई है। मैक्स पूछती है, वैसे मैं हूँ कहाँ? तो रॉबिन बताती है, हमारे पीछे डेमो डॉग्स पड़े बैठे थे, लेकिन तभी कैरन वहां पहुंचकर कि वेकना बहुत गुस्से में होगा क्योंकि मैं बाहर आ गई। माइक पूछता है, हॉली कहाँ है? तभी पता चलता है कि हॉली को आखिरकार होश आ जाता है, जो असल में वेकना के कैद में होती है। साथ ही बाकी बच्चे भी वहीं थे। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है। हॉली जाल से बाहर निकलती है, आसपास पूरी जगह को देखती है और तभी उसकी नजर ऊपर वेकना पर पड़ती है। वो बाहर निकलती है तो बाहर कभी न खत्म होने वाला रेगिस्तान होता है। जैसे ही वेकना जमीन पर लैंड करता है, हॉली वहां से भाग निकलती है। जोनाथन बाहर निकलने के लिए दरवाजा पीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैन्सी उसे रोकती और कहती है, अगर हमें कुछ हो गया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए रुक जाओ। तभी दूसरी तरफ से दीवार टूटने की आवाज आती है और वो स्टीव होता है। ये देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और फिर सब बाहर निकलते हैं। डस्टिन कसकर नैन्सी को गले लगा लेता है और माफी मांगता है। नैन्सी कहती है, मैं समझती हूँ, तुम्हें भी लगा होगा कि हम दोनों बच नहीं पाएंगे। फिर वो पूछती है, वैसे मैंने किस चीज पर गोली चलाई थी? डस्टिन कहता है, टिन ब्रेनर की डायरी दिखाता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। ये जगह कैसे बनी, यहाँ आने का दरवाजा कैसे बना। वो ये भी बताता है कि हॉली दीवार के उस पार नहीं है और वो कहाँ वो अपसाइड डाउन में नहीं है। इधर हॉली अपनी जान बचाकर दौड़ रही होती है, तभी एक पत्थर से टकराकर वो गिर जाती है। वो देखती है कि अंदर से अपसाइड डाउन जैसी रोशनी बाहर आ रही थी। वो मैक्स की बात याद करती है कि कैसे हॉकिंस के टुकड़े हो गए। पत्थर हटाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। वो अपसाइड डाउन में गिरने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है। हॉली की आवाज नैन्सी सुन लेती है। इधर हॉकिंस में साइंस टीचर स्कॉट किसी तरह बैलून्स की मदद से ट्रैकर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से मर्रे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग बैलून्स को ऊपर छोड़ते हैं वैसे ही सिग्नल मिलने लगता है। विल वेकना के बारे में सोच रहा था कि वो विल को आखिरी बार अपना जासूस बनाने वाला है, इसी वजह से वो काफी टेंशन में था। तभी उसकी माँ उसे खुशखबरी देती है कि मैक्स सेफ है, लेकिन विल को फिर भी राहत नहीं मिलती। वो कहता है कि लूकास के हिसाब से आज ही वो दिन है जब वेकना अपने प्लान को अंजाम देगा। विल खुद को कमजोर मानता है और कहता है कि उस राक्षस को पता था कि मैं इस शहर का सबसे कमजोर बच्चा हूँ, इसीलिए उसने मुझे सबसे पहले चुना था। वो अपनी माँ को ये बात भी बता देता है कि शहर के नीचे टनल्स उसी ने खुद बनाए थे। ये वही टनल्स है जिनकी मदद से अपसाइड डाउन इस दुनिया से जुड़ी हुई थी और इन्हीं टनल्स की वजह से कितने लोगों की
जान गई। अगर वेकना एक बच्चे से इतना कुछ करा सकता है तो 12 बच्चों से वो क्या क्या हासिल कर लेगा। जॉयस उसे भरोसा दिलाती है कि वो मॉन्स्टर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास 12 बच्चे नहीं है, हॉली उसके पास नहीं है और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। इधर अचानक हॉस्पिटल में मिलिट्री के कुछ लोग घुस आते हैं। मैक्स बाकियों को बताती है कि उसने हॉली से कहा था कि वो अपसाइड डाउन में जाकर अपने घर में छिप जाए, मतलब अगर उन्हें हॉली को ढूंढना है तो उन्हें वापस अपसाइड डाउन में जाना पड़ेगा। तभी एरिका अपने भाई लूकस को कॉल करती है। कैरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सब लोग उसे समझाते हैं कि अपसाइड डाउन असल में है क्या। लूकस सबको बताता है कि एरिका और मिस्टर स्कॉट ने डस्टिन और बाकियों का पता लगा लिया है। तभी विकी अंदर आती और कहती है हमें निकलना होगा, मिलिट्री वाले आ गए हैं। इसके बाद तुरंत मैक्स को लेकर सब लोग निकलते हैं, लेकिन कैरन की हालत अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक थी और वो चल भी नहीं पा रही थी। विकी उन्हें समझाती है ऐसा करने पर आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन कैरन अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी। माइक अपनी माँ को समझाता है कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और हॉली को वापस लेकर आएंगे। दोनों गले लगते हैं, जिसके बाद सब लोग तुरंत हॉकिंस लैब से बाहर स्कॉट से मिलते वहीं से वो लोग गायब हो गए। रॉबिन कहती है ऑब्वियसली डस्टिन यहाँ नहीं अपसाइड डाउन में होगा। मैक्स को देखकर एरिका का होश उड़ जाता है। तभी मर्रे को डस्टिन का सिग्नल मिलता है। माइक डस्टिन से बोलता है हॉली अपने घर गई है, तुरंत वहां जाकर उसे ढूंढो, लेकिन डस्टिन कहता है हॉली वहां नहीं है, हमने उसे ढूंढ लिया। सब लोग मिलकर लैब के अंदर जाते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, बस आगे भी ऐसा ही होता रहे। हॉपर सामने देखता है कि कैमरास लगे हुए हैं। स्कॉट कहता है कि वो कैमरास जाम कर सकता है, लेकिन 11 अपनी पावर से ही ये कर देती है, जिससे तो स्कॉट का होश उड़ जाता है। इसके बाद 11 अपसाइड डाउन में जाने के लिए वो प्लेट्स खोलने लगती है जिन्हें मिलिट्री वालों ने लगाया था। आखिर में सब लोग अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं। आखिर में डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जोनाथन बाकी लोगों से आकर मिलते हैं, लेकिन उनके साथ हॉली नहीं होती। हम देखते हैं कि जब नैन्सी को हॉली की आवाज सुनाई दे रही थी तभी वो लोग बाहर निकलते हैं। छत पर आकर सब लोग देखते हैं कि हॉली नीचे गिरती तो है, लेकिन अचानक कोई उसे वापस ऊपर खींच लेता है। वो कौन था ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बेशक वो वेकना था। वेकना वापस हॉली को अपनी कैद में रख लेता है और उसे कहता है चिंता मत करो, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर के और एकर्स घायल सोल्जर से मिलने आते हैं जो वेकना और डेमोगॉर्गन के हमले से बच गए थे। दोनों घायल सोल्जर से सुनते हैं कि असल में उन पर हमला किसने किया था। सलिवन बताता है कि असल में वो एक राक्षस था और उसके लिए हमें हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो एक तरफा लड़ाई थी। वहां से निकलकर एकर्स डॉक्टर से पूछता है आखिर उस दुनिया में है क्या, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। डॉक्टर कहती है जरूरत पड़े तो और सिपाही मंगवा लो, याद रखो तुम्हारा मकसद सिर्फ उस लड़की को ढूंढना है। एकर्स गुस्से में बोल देता है कि आप सिर्फ उस लड़की के पीछे पड़ी हुई हो। तो डॉक्टर उसे धक्का देकर कहती है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस लड़की के वजह से हो रहा है, और अगर तुमने ठीक से उस लड़की को ढूंढा होता तो आज हम आराम से सोवियत को हरा देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद एकर्स रेडियो उठाता है और पता चलता है कि लैब के सामने दरार से छेड़छाड़ की गई है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टीव, डस्टिन और बाकी सभी लोग वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। विल मैक्स को देखकर काफी खुश होता है और उसे गले लगता है कि तुमने क्या किया था। विल बस मुस्कुराता है। इसके बाद सभी लोग रेडियो स्टेशन के अंदर आते हैं। लूकस मैक्स को भरोसा दिलाता है कि हॉली जरूर लौट आएगी, लेकिन मैक्स को चिंता है कि हॉली शैतान के साथ है, बिल्कुल अकेली है, और अब वो सोचने लगती है कि शायद उसे भी वहीं रहना चाहिए था। खैर इसके बाद डस्टिन सबको असलियत बताता है जो अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं है बल्कि एक इंटर डायमेंशनल ब्रिज है जो स्पेस और टाइम को चीर कर घुसा हुआ है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, लेकिन इसे एग्जॉटिक मैटर ने काबू में रखा हुआ है। इस तरह के ब्रिज को वर्म होल कहा जाता है। ये वर्म होल हमारी दुनिया को जिस दुनिया से कनेक्ट करता है उसे डस्टिन ने नाम दिया है एबिस या काली दुनिया। शायद यही काली दुनिया असल में घर है उन मॉन्स्टर्स का। सालों पहले 11 ने हेनरी को उसी काली दुनिया में भेज दिया था। वो सालों तक वही कैद रहा और वहीं रहता रहा, लेकिन तभी डॉक्टर मार्टिन ने 11 को हेनरी को ढूंढने के लिए कहा। जैसे ही 11 ने काली दुनिया में हेनरी से कांटेक्ट किया तभी ये ब्रिज बना। तब से हेनरी और उसके मॉन्स्टर्स इसी ब्रिज का इस्तेमाल हॉकिंस में आने के लिए कर रहे हैं। और जब आखिरी बार उन लोगों ने वेकना को यही रीजन है कि उन्हें वेकना किसी भी क्रॉल में नहीं मिला और इसी वजह से हॉली आसमान से गिरी थी। विल बताता है
मैक्स बताती है कि हॉली ने कहा था कि हेनरी बच्चों की मदद से दोनों दुनिया को एक करना चाहता है। मतलब हेनरी हॉकिंस और काली दुनिया को एक करना चाहता है। लूकस को लगता है जो भी होगा वो आज ही होगा। हॉपर बोलता है तो फिर चलो प्लान बनाते हैं। हेनरी हॉली को लाकर सुला देता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग हॉली को लेकर काफी चिंता में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैक्स एक मॉन्स्टर है जो जंगल में रहती है। सभी बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि आखिर हॉली मैक्स की बातों में कैसे आ सकती है। हेनरी ने उन सबका इतने अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो सब हेनरी को ही अच्छा इंसान समझते हैं जो उन्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रहा है। एकर्ट्स टूटे हुए दरार के पास आता है। वो समझ जाता है कि यह दरार उसी लड़की ने खोली है और वो ऑर्डर देता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। फिर वो लोग अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। हॉपर प्लान बनाता है कि हेलीकॉप्टर की मदद से वो लोग काली दुनिया में जाएंगे, बच्चों को बचाएंगे और वापस आ जाएंगे। सबको इस प्लान में बहुत सारे फॉल्ट्स नजर आने लगते हैं। स्टीव सबको चुप कराता है और अपनी प्लान बताता है। वो कहता है कि मैक्स ने पहले ही बताया था कि वेकना दोनों दुनिया को करीब लाना चाहता है, तो हम फिर ऐसा होने देते हैं। जैसे ही वो दुनिया रेडियो टावर के एकदम नजदीक पहुंच जाएगी तभी 11 वेकना पर वार करेगी और उसे हरा देगी। इससे स्पेल टूट जाएगा, काली दुनिया का नीचे आना रुक जाएगा और फिर हम आराम से काली दुनिया में जा सकेंगे। 11 कहती है कि वेकना के दिमाग में जाना इतना आसान नहीं है, वो मुझसे बहुत दूर है। स्टीव उससे कहता है तो फिर पेट भरकर खाना खाओ, खुद को रिचार्ज करो। नैन्सी बोलती है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अपसाइड डाउन का दरवाजा हॉकिंस लैब के ठीक ऊपर है और लैब में ही टैंक है। मैक्स कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैं हेनरी के दिमाग के चप्पे चप्पे को जानती हूँ। काली कहती है इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और हम दोनों मिलकर अपने भाई को मारेंगे। एक आखिरी बात, डस्टिन प्लान बनाता है कि काली दुनिया से निकलने से पहले एग्जॉटिक मैटर के नजदीक एक बॉम्ब लगाएंगे, टाइमर सेट करेंगे और फिर अपसाइड डाउन से निकलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इससे ब्रिज टूट जाएगा और वेकना और उसके मॉन्स्टर्स का काम तमाम हो जाएगा। हॉली को जैसे ही होश आता है डेरेक और बाकी बच्चे उसे संभालने के लिए आते हैं और कहने लगते हैं मिस्टर वॉटसेट बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन हॉली उन्हें मिस्टर वॉटसेट की सच्चाई बताती है पर कोई भी बच्चा हॉली की बात नहीं सुनता। हॉली डेरेक से कहती है वो बाकी बच्चों को सच बताए, लेकिन वो अपने परिवार के खातिर हॉली से कहता है कि मैक्स मॉन्स्टर है। ये सुनकर हॉली निराश होती है। फिर वो सभी बच्चों पर हमला करके भागने वाली होती है, लेकिन बाकी बच्चे उसे सीढ़ी से नीचे गिरा देते हैं। 11 मर्रे के ट्रक को सीधा कर देती है। हॉपर जॉयस से बात करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर 11 काली को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। हॉपर को काली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जॉयस कहती है 11 काली पर भरोसा करती है, तुम्हें भी करना चाहिए। तुम्हारे और 11 के बीच कुछ हुआ था क्या? हॉपर कहता है कुछ भी नहीं हुआ। वो बस इतना ही कहता है कि वो दोबारा 11 को खोना नहीं चाहता, अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहता। इधर मैक्स और विल प्लान को लेकर बात करते हैं कि आखिर ये काली दुनिया वाला प्लान काम करेगा या नहीं। विल मैक्स से पूछता है कि तुम आखिर हेनरी के दिमाग में जिंदा कैसे रही। मैक्स कहती है वो हेनरी की एक पुरानी मेमोरी थी जिससे वो बहुत ज्यादा डरता था। वो अंदर नहीं आता था, वो अंदर से इंसान ही है, बस खुद को महान समझता है, भगवान समझता है, पर है तो साइको। खैर इसके बाद सभी लोग अपने फाइनल प्लान। तुमने पहले कभी बंदूक चलाई भी है? स्टीव कहता है हाँ, वीडियो गेम में। डस्टिन स्टीव को एक भाला देता है जिसके बाद स्टीव उससे एडी के बारे में बुरा भला बोलने के लिए माफी मांगता है। डस्टिन उसे गले लगा लेता है। इधर एरिका हमेशा की तरह मिलिट्री बेस पर नजर रखती है और टीम को बता देती है कि गेट खुल रहा है। स्कॉट को गेट का सिग्नल मिलने लगता है। सब लोग निकलने वाले होते हैं लेकिन मर्रे का ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वॉइड के अंदर काली और 11 आपस में बात करते हैं। 11 प्लान बनाती है कि वो लोग लैब को उड़ा देंगे और डॉक्टर को मार डालेंगे। काली कहती है तो फिर दूसरा लैब बन जाएगा और डॉक्टर के को कोई रिप्लेस कर देगा। 11 सोचती है तो फिर हम क्या करें। काली ये भी कहती है कि माइक के साथ तुम जो भी घर बसाने के बारे में सोच रही हो वो बस एक फैंटेसी है। बुरे लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और फिर माइक को भी मार देंगे जैसे उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया। फिर तुम्हारा खून लेंगे और बहुत सारे खतरनाक बच्चे बनाएंगे, मतलब और भी ज्यादा गेट्स खुलेंगे और तबाही होगी। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा? ये सब एक साइकिल है, एक चक्र, लेकिन इसे रोकने का एक तरीका है, वो भी आज रात। 11 पूछती है कैसे। काली बताती है कि अपने भाई हेनरी को मारने के बाद, सभी बच्चों को बचाने के बाद हम बाकियों के साथ वहां से निकलेंगे नहीं बल्कि वहीं ब्रिज पर रुकेंगे। जैसे ही अपसाइड डाउन खत्म हो जाएगी उसके साथ हम दोनों भी खत्म हो जाएंगे। बस यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ट्रक रेडी हो जाती है और वो सभी लोग निकलते
हैं, लेकिन 11 थोड़ी परेशान लग रही थी। जाने से पहले विल अपनी माँ को बताता है कि वेकना को काबू में करना इतना आसान नहीं है। जब मैं उसके दिमाग में घुसा था तो उसने मुझे बहुत बुरी चीजें दिखाई थी। जॉयस कहती है वो सिर्फ तुम्हें झूठ दिखाता है, वो सिर्फ भ्रम है। विल कहता है नहीं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मेरे सारे सीक्रेट्स, मेरे सारे थॉट्स, सब कुछ, इसलिए मुझे आपको सच बताना ही होगा। इतने में वहां पर माइक आता है, कहता है 5 मिनट में निकलने वाले हैं। विल माइक को रोकता है और कहता है मुझे तुम सबको सच बताना है। सब लोग इकट्ठे होते हैं और विल हिम्मत करके सबको बता देता है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है। रॉबिन उसे हिम्मत रखने को बोलती है। विल तब जाकर सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वेकना ने उसे उसका फ्यूचर दिखाया था, कि उसके अलग होने के वजह से सब लोग उससे दूर चले जाएंगे और विल अकेला हो जाएगा। जॉयस और जोनाथन कहते हैं हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब लोग विल को गले लगाते हैं। मैक्स भी इमोशनल हो जाती है और कहती है अगर मैं चल पाती तो तुम्हें गले लगाती। विल खुश होकर उसे गले लगाता है। विल 11 से कहता है कि वेकना अपनी दुनिया में या फिर हमारी दुनिया में कहीं भी छुप सकता है। हथियार तो मिलिट्री के पास भी थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने टिक नहीं पाए। मुझे पता है तुम काफी हो उसे हराने के लिए, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं और अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ। इधर अंधेरा होते ही मर्रे ट्रक लेकर मिलिट्री बेस तक पहुंचता है। स्कॉट अपने डिवाइस से गेट खोलता है। सोल्जर्स ट्रक पर गोली चलाने लगते हैं और डॉक्टर के भी बाहर आकर गोली चलाती है। नैन्सी कुछ सोल्जर्स को मार गिराती है। हॉपर को ट्रक में चढ़ाने के बाद वो लोग निकल जाते हैं और अपसाइड डाउन के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर ये देखते रह जाती है। अंदर काली 11 को तैयार हो जाने को बोलती है क्योंकि उन दोनों का तो कोई और ही प्लान था। इधर हेनरी के घर पर हेनरी कैंडल जलाता है, बच्चों को इकट्ठा करता है और कहता है वक्त आ गया है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हेनरी सबको अपने वश में कर लेता है। अब इसके बाद मिलिट्री के लोग भी अपसाइड डाउन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर एक सोल्जर से जबरदस्ती पूछा जाता है कि आखिर अंदर जाने का गेट खुला कैसे। वो कहता है उसे भी नहीं पता, शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी। डॉक्टर वहां स्कॉट का रखा हुआ किट देख लेती है और कहती है कि शायद मेल फंक्शन हुआ होगा, लेकिन हमारी तरफ से नहीं। अपसाइड डाउन के अंदर आखिरकार सभी लोग लैब तक पहुंच जाते हैं। माइक 11 को भरोसा दिलाता है कि हमारा प्लान काम करेगा। 11 उसे गले लगाती है, फिर ट्रक से बाहर निकलती है। इसके बाद 11 काली, हॉपर और मर्रे लैब के अंदर चले जाते हैं और एकर्स उन्हें देख लेता है। इधर छोटे बच्चे अभी भी काली दुनिया में कैद हैं और वहां से नीचे अपसाइड डाउन वाली दुनिया है। स्कॉट बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। एरिका अपने टीचर से पूछती है ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लग रहा है। स्कॉट बोलता है एकदम धांसू वाली फीलिंग आ रही है। तभी उस जगह तक मिलिट्री के लोग पहुंच जाते हैं और वहां डॉक्टर को रेडियो स्टेशन वाला वैन मिलता है। रेडियो स्टेशन में मैक्स और विकी अकेले होते हैं। लाइट्स टिमटिमाने लगती है तो विकी डरने लगती है, लेकिन रॉबिन उसे कहती है शांत रहो, ये तो नॉर्मल है। वहां सभी लोग देखते हैं कि अभी तक काली दुनिया नीचे आना शुरू नहीं हुई है। जोनाथन सभी से कहता है कि 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। टावर में जल्दी जल्दी नहीं, आराम से चढ़ना और थोड़ा आराम भी करना। लैब में सब लोग स्लीप डेप्रिवेशन टैंक के पास आते हैं। मर्रे वहां पर बिजली ऑन करता है। अब बस 11 को टैंक के अंदर जाना है। हॉपर 11 को प्लान समझा देता है। 11 कहती है कि मैं उसे मारकर ही वापस लौटूंगी, इसलिए मुझे जल्दी बाहर मत निकालना। टैंक के अंदर जाने के बाद काली भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर टावर चढ़ते वक्त माइक 11 से कहता है कि तुम इतने साल अकेले थे और मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी नहीं था। मैं तुम्हें समझ तक नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। विल कहता है मुझे खुद को समझने में इतना समय लगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो। रेडियो स्टेशन में विकी खाने के लिए जाती है, मगर अचानक वो गायब हो जाती है और ये देखकर मैक्स घबरा जाती है। तभी मैक्स को ऐसा लगता है जैसे वो चल सकती है। असल में विकी देखती है कि मैक्स ट्रांस में चली गई है। मैक्स वॉइड में पहुंच जाती है 11 और काली के पास उनकी मदद के लिए। इधर टावर के ऊपर जैसे ही सब लोग पहुंचते हैं वैसे ही काली दुनिया नीचे आना शुरू हो जाती है और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इधर टावर के ऊपर जैसे ही सब पहुंचते हैं, मर्रे हॉपर को रेडियो करके बता देता है कि काली दुनिया हमारे ऊपर गिरने वाली है। इधर तीनों लड़कियों को वेकना मिल जाता है, लेकिन वहां वो उसे मार नहीं सकते क्योंकि ये असल में 11 का सिर्फ दिमाग है। 11 वेकना को पकड़ती है और सब लोग पास्ट में पहुंच जाते हैं, मतलब हेनरी की मेमोरी में। हॉपर के इशारों से 11 समझ जाती है कि काली दुनिया नीचे आना शुरू हो गई है, इसलिए वो दोनों मैक्स से मदद मांगती है जो हेनरी के दिमाग के चप्पे चप्पे को जानती है। मैक्स उन लोगों को थिएटर लेकर जाती है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन पर मिलिट्री के लोग पहुंच जाते हैं। विकी उन्हें आते हुए देख लेती है, लेकिन मिलिट्री वालों को अंदर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि विकी मैक्स को लेकर खुफिया दरवाजे के अंदर छुप गई थी। इधर सब देखते हैं कि गड़बड़ हो गई है। टावर का नोकीला हिस्सा काली दुनिया के दरवाजे के अंदर नहीं घुसने वाला और अगर ये पत्थर नोकीले हिस्से से टकराया तो ये टावर टूट जाएगा। डस्टिन हॉपर से कहता है 11 को बोलो थोड़ा जल्दी करने, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है।
है। हॉपर 11 को सिग्नल भेजता है जो थिएटर में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, क्योंकि उसने उसे बस इंतजार करने को कहा था। इधर काली दुनिया नुकीले हिस्से से टकरा जाती है जिससे पूरा टावर हिलने लगता है। मैक्स तुरंत 11 और काली को क्रील हाउस तक ले जाती है और 11 बिना वक्त गवाए हेनरी को बच्चों के सामने से उठाकर फेंक देती है, जिससे बच्चे होश में आ जाते हैं। इधर टावर हिलने के वजह से स्टीव नीचे लटक जाता है और आखिर में उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन वक्त रहते जोनाथन उसे पकड़ लेता है। 11 के वजह से काली दुनिया का नीचे आना रुक जाता है। मैक्स हॉली को गले लगाती है और कहती है मैं तुम सबको बाहर निकालूंगी, लेकिन मैरी चिल्लाने लगती है कि मैक्स मॉन्स्टर है। मैक्स कहती है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ और मैं ये साबित कर सकती हूँ। अब धीरे धीरे सभी लोग काली दुनिया में आ जाते हैं। हेनरी देखता है कि सभी बच्चे गायब हैं। 11 कहती है तुम हार चुके हो। वो 11 को अपनी तरफ खींचकर पूछता है बच्चे कहाँ हैं। असल में यहाँ ये हो रहा था कि काली अपनी इल्यूजन पावर की मदद से बच्चों को ढक देती है, जिससे बच्चे हेनरी का असली चेहरा देख पाते हैं। हेनरी का भयानक हाथ देखकर बच्चे समझ जाते हैं कि हेनरी ही मॉन्स्टर है। मैक्स उन्हें बताती है कि हॉली ने जो कुछ भी कहा था वो सही था। हेनरी हमारी दुनिया को तबाह करने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा। हेनरी 11 के दिमाग से सब कुछ जान लेता है कि कैसे 11 और काली मिलकर उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। हेनरी इल्यूजन के अंदर जाता है, लेकिन अब तक तो सब बच्चे भाग चुके होते हैं। काली जैसे ही हेनरी को मारने वाली होती है, हेनरी गायब हो चुका होता है। इधर काली दुनिया में स्टीव जोनाथन से कहता है आज तो मेरा टिकट कट ही गया था, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जोनाथन साफ कर देता है कि जब वो कैलिफोर्निया में था तब से उसके और नैन्सी के बीच दूरी आ गई है और इसका रीजन स्टीव नहीं था। स्टीव भी कह देता है कि वो तो बहुत पहले ही समझ गया था कि अब उसके और नैन्सी के बीच कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद उन्हें हेनरी का अड्डा मिल जाता है। बच्चे भाग रहे होते हैं, लेकिन डेरेक बहुत जल्दी थक जाता है, इसलिए वो बाकियों से कहता है तुम लोग भागो। 11 और काली आते हैं और बताते हैं कि हेनरी गायब हो गया है। मैक्स कहती है जरूर वो असली दुनिया में गया होगा, वो फिर वापस आएगा। सभी लोग गुफा की तरफ भागते हैं। लैब में हॉपर की नजरें बड़े बड़े बैरल्स पर जाती है। फिर वो अपने पास्ट में पहुंच जाता है जहां वो अपनी बेटी को देखता है। उसे 11 और काली के प्लान के बारे में भी पता चल जाता है कि दोनों हेनरी को मारने के लिए अपसाइड डाउन में ही रुकने वाले हैं। वेकना वहां पहुंच जाता है और हॉपर को भड़काने लगता है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते, इसी वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर चली गई और 11 भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। वेकना के सामने आते ही हॉपर उस पर गोली चला देता है, लेकिन असल में गोली टैंक पर लग गई थी, जिससे पानी लीक होने लगता है। गोली 11 को भी लग गई थी। हॉपर टैंक तोड़कर सारा पानी बाहर निकालता है, जिससे वो तीनों हेनरी की मेमोरी से गायब हो जाते हैं। जाते जाते मैक्स सबको कह देती है सबको लेकर गुफा में जाओ। हॉपर 11 को बाहर निकालकर देखता है 11 बिल्कुल ठीक थी, मतलब ये सब वेकना का ट्रैप था। उसने हॉपर को बेवकूफ बनाया और उसका दिमाग भटका दिया। डॉक्टर मैक्स को ढूंढ लेती है। बेसमेंट में आकर डॉक्टर को सारे प्लान के बारे में पता चल जाता है। हॉपर 11 से पूछता है मुझसे नजर मिलाकर बात करो और बताओ क्या आज तुम अपनी जान देने वाली थी। 11 नजरें चुरा लेती है। हॉपर कहता है जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी हम बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे। काली हॉपर पर बंदूक तान देती है। 11 समझाने की कोशिश करती है कि ये चक्र मेरे साथ ही खत्म होगा। हॉपर उसे समझाता है हम साथ मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी माँ तुमसे छीन ली गई, तुम्हारा बचपन तुमसे छीन लिया गया, तुम पर हमला हुआ, तुम्हारा फायदा उठाया गया। जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन अच्छे दिनों के लिए लड़ो जो जल्द आने वाले हैं। ये सब सुनकर काली अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। उसे भी यकीन हो गया था कि हॉपर सच में 11 से कितना प्यार करता है। एकर्स और उसकी टीम लैब तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बच्चे भी गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन डेरेक कहीं नजर नहीं आता। हेनरी उसके पीछे ही था। किसी तरह हॉली डेरेक को लेकर अंदर आती है। जब हेनरी हॉली को खींचने वाला होता है तो डेरेक उसकी मदद करता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर हॉली बच्चों को बताती है कि हेनरी अंदर नहीं आ सकता। माइक अपनी बहन से एक बंदूक मांगता है तो नैन्सी उसे फ्लेयर गन दे देती है। विल को फिर से विजन्स आने लगते हैं और वो बाकी सबको बताता है कि हेनरी अभी भी जिंदा है। वो गुफा के बाहर ही खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। किसी तरह वो अंदर आने लगता है। फिलहाल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने साइंटिस्ट का बक्सा खोला था तो कोई चीज उस पर हमला करती है। हॉली समझ जाती है कि हेनरी अंदर आ गया है, इसलिए वो सब दोस्तों को भागने के लिए बोलती है। विल सब कुछ देख पा रहा था और वो सबको बताने लगता है कि 11 और काली वहां नहीं है। रॉबिन उससे पूछती है क्या तुम अपनी पावर से हेनरी को रोक सकते हो। विल कहता है कोशिश कर सकता हूं, मगर तुम लोग फिलहाल जाओ। हॉपर 11 और काली मिलिट्री से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उसी डिवाइस की वजह से 11 और काली कमजोर पड़ने लगती है। हॉपर 11 को उठाकर चला जाता है और बेचारी काली पीछे रह जाती है। हॉपर 11 को लेकर एक कमरे में आता है, वही कमरा जहाँ सब कुछ पिघला हुआ था। 11 काली के लिए टेंशन में थी, जिसे आखिरकार सोल्जर्स पकड़ लेते हैं।
हॉपर काली को बचाने के लिए लौटता है और सारे सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन एकर्स हॉपर को मारकर बेहोश कर देता है। इधर सारे बच्चे उसी टनल के अंदर आगे बढ़ते हैं और फिर पत्थर के रास्ते दूसरी तरफ जाने लगते हैं। एकर्स काली को मारने की धमकी देता है और हॉपर से पूछता है 11 कहाँ है। एकर्स जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, मर्रे मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर बम फेंकता है जिससे जोरदार धमाका होता है। फिर 11 वहां पहुंचकर सारे सोल्जर्स को मार देती है और एकर्स को भी मार डालती है, लेकिन हम देखते हैं कि एकर्स ने पहले ही काली को गोली मार दिया था। वो मर रही होती है। 11 बहुत रोती है, मगर काली कहती है तुम जानती हो हमारी किस्मत में यही लिखा था, और फिर वो मर जाती है। हेनरी जैसे ही टनल के नीचे आता है, हॉली पीछे से उस पर रॉड से वार करती है, लेकिन हेनरी उसे बेहोश कर देता है। उसे वही फ्लैशबैक दिखता है जब वहां उसे साइंटिस्ट मिला था। विल भी ये मेमोरी देख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि हेनरी बहुत डरा हुआ है। मर्रे हॉपर और 11 को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उसे दुख होता है कि काली बच नहीं पाई। 11 की नजर हवा में तैरती हुई चट्टानों पर जाती है और वो कहती है कि इनके जरिए वो काली दुनिया में जा सकती है। हॉपर 11 से पूछता है तुम वेकना को मार भी दोगी? उसके बाद किया। 11 इमोशनल होकर पुराने समय को याद करती है जब हॉपर ने उसे जंगल में ढूंढा था। हॉपर ने ही उसे पाला, बड़ा किया और सबको सिखाया। 11 हॉपर को उसकी बेटी सारा का ब्रेसलेट लौटाती है और कहती है मैं आपकी बेटी सारा नहीं हूँ। उसका जाना उसके हाथ में नहीं था, आपको बस मुझ पर भरोसा करना होगा। इधर हेनरी अपने भयानक अतीत के याद में साइंटिस्ट को मार डालता है और उसका बक्सा खोलता है जिसमें माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स था। काली दुनिया से उसे आवाज आती है मुझे ढूंढो। फिर वो चीज उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। साइंटिस्ट कहता है अब तुम्हें लड़ना होगा वरना वो तुम्हें खा जाएगा। तभी माइंड फ्लेयर की ताकत से अनजाने में ही हेनरी साइंटिस्ट को मार देता है और डर के मारे भाग जाता है। विल समझ जाता है कि इस सब में हेनरी की कोई गलती नहीं थी। हेनरी तो बस एक बच्चा था। इसी वजह से माइंड फ्लेयर नहीं चाहता था कि हेनरी गुफा में घुसे ताकि उसे सच्चाई पता न चल जाए। माइंड फ्लेयर ने हेनरी का इस्तेमाल किया। विल उसे कहता है अगर ऐसा है तो मुझसे लड़ सकते हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन हेनरी मना कर देता है। वो कहता है माइंड फ्लेयर ने मुझे दिखाया कि ये दुनिया कितनी बुरी है, उसने मुझे कभी कंट्रोल नहीं किया। हेनरी कहता है कि तुम अभी तक समझे नहीं, अगर मैं चाहता तो उससे लड़ सकता था, लेकिन मैंने उसे जुड़ना चुना। तभी अचानक हेनरी का अड्डा जो माइंड फ्लेयर जैसा दिखता है जिंदा होने लगता है। हेनरी कहता है कि उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी, हम दोनों एक हैं। इधर वो विशाल स्पाइडर माइंड फ्लेयर सबके पीछे दौड़ने लगता है। डस्टिन फंस जाता है, लेकिन आखिरकार उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। अंत में माइंड फ्लेयर सबको घेर लेता है, मगर 11 आकर सबको बचा लेती है। माइंड फ्लेयर 11 की तरफ बढ़ता है और 11 उसकी ओर दौड़ती है। वो उसके शरीर के अंदर घुसकर वेकना को गिरा देती है जो माइंड फ्लेयर को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद दोनों अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ दोस्त भी 11 की मदद करना चाहते हैं। लुकस प्लान बनाता है कि सब लोग घाटी के ऊपर तैयार रहेंगे और किसी को उस राक्षस को वहाँ खींच कर लाना होगा, फिर सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। नैन्सी कहती है मैं माइंड फ्लेयर को घाटी तक लेकर आऊंगी। नैन्सी माइंड फ्लेयर पर गोली चलाती है जिससे वेकना डगमगा जाता है। 11 मौका देखकर उस पर हमला करती है। नैन्सी माइंड फ्लेयर को घाटी तक ले जाती है और उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। सही वक्त पर सभी दोस्त मिलकर माइंड फ्लेयर पर हमला कर देते हैं। उसके कमजोर होते ही 11 वेकना को अपने काबू में कर लेती है। डस्टिन और स्टीव एडी की मौत का बदला लेने के लिए माइंड फ्लेयर के अंडों को तोड़ देते हैं। विल आखिरकार हेनरी को कंट्रोल करने लगता है। वो हेनरी का हाथ तोड़ देता है और 11 अपनी शक्तियों से उसे पीछे ढकेल देती है। हेनरी एक नुकीले कांटे में घुसकर मर जाता है। उसी के साथ माइंड फ्लेयर भी गिरकर खत्म हो जाता है। नैन्सी अंदर आती है और 11 को सुरक्षित देखकर उसे गले लगाती है, फिर अपनी बहन को बाहर निकालती है। हॉली होश में आती है और आखिरकार माइक अपनी छोटी बहन से मिलता है। बाकी सब मिलकर दूसरे बच्चों को भी आजाद करते हैं और उन्हें होश में लाते हैं, मगर वेकना अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। वो तड़प रहा था। जॉयस उसकी आंखों में देखती है, अपने पुराने दर्द याद करती है और कहती है तुमने गलत परिवार से पंगा ले लिया। वो कुल्हाड़ी से उसका गला काट देती है। सबके दिल को सुकून मिलता है क्योंकि इस शैतान की वजह से सब ने अपने अपनों को खोया था। आखिरकार जॉयस वेकना का सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद डस्टिन हॉपर को रेडियो करके बता देता है कि वेकना का गेम ओवर हो गया है और 11 बिल्कुल ठीक है। हॉपर ये सुनकर खुश होता है। फिर मर्रे अपसाइड डाउन को खत्म करने के लिए बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में लौटने के लिए निकलते हैं। ट्रक में मस्ती मजाक होता है। मर्रे हॉपर से पूछता है और अब तुम क्या करोगे? हॉपर कहता है नशा करूंगा और सो जाऊंगा। आखिरकार वो लोग अपनी
दुनिया में लौट आते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही मिलिट्री वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। हॉपर देखता है कि उनके पास वही मशीन है जिससे 11 की पावर्स कमजोर हो सकती है। डॉक्टर 11 को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। डस्टिन माइक से कहता है शायद वो भाग गई होगी, लेकिन 11 वहीं थी, अपसाइड डाउन के गेट के पास। अचानक माइक वॉइड में 11 से मिलता है। 11 उसे समझाती है मुझे जाना होगा, अगर मैं वहां रही तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे और वो तुम लोगों को परेशान करेंगे, वो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, शायद तुम्हें मार भी दें। तुम्हें ये समझना होगा ताकि तुम ये दूसरों को समझा सको। तुमने मुझे हमेशा समझा है और आज भी समझ जाओगे। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, किस करते हैं और फिर जैसे ही अपसाइड डाउन में ब्लास्ट होता है सब कुछ खत्म हो जाता है और उसी तबाही में 11 भी खत्म हो जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि अपसाइड डाउन का गेट अब गायब हो गया था, मतलब कि अब वो दुनिया मिट चुकी है। अब कहानी 18 महीनों के बाद की झलक दिखाती है। शहर की बिल्डिंग्स को ठीक किया जा रहा था। रॉबिन अपने रेडियो शो पर पूरे शहर से बात करती और बताती है कि अब शहर में कोई मिलिट्री नहीं है, कोई कैमराज नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लोग आखिरकार खुश हैं। स्टीव अब रॉबिन के साथ स्टेशन पर काम नहीं करता, वो अब बेसबॉल कोच बन चुका है। रॉबिन ये भी बताती है कि उसके छोटे दोस्त अब ग्रेजुएट होने वाले हैं और वो उनके सपोर्ट में जाने वाली है। लूकस मैक्स से मिलने आता है जो स्केटिंग कर रही होती है, वो अब चल पा रही है। लूकस अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए 2 घंटे से पहले तैयार हो गया था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये देखकर एरिका कहती है आखिर एक लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया। डस्टिन की माँ बहुत रो रही थी क्योंकि उसका बेटा अब कॉलेज के लिए काफी दूर जाने वाला था। विल भी फोटो खिंचवा रहा होता है। सभी लोग काफी खुश थे। तभी जॉयस को कैरन का कॉल आता है। वो बताती है कि माइक कहीं मिल नहीं रहा और वो पिछली रात से गायब है। माइक मेमोरियल के पास बैठा होता है 11 की याद में। हॉपर उसे मिलने आता है और कहता है तुम्हारी माँ बहुत घबराई हुई है। माइक कहता है मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुनिया को ये नहीं दिखा सकता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा और 11 का प्लान था कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ वाटरफॉल्स होंगे। हॉपर माइक से कहता है जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो 11 का फैसला था। अब जो होगा वो तुम्हारा फैसला होगा। एक रास्ता ये है कि तुम खुद को तकलीफ दो और दूसरों से दूर हो जाओ। दूसरा रास्ता ये है कि हालात से समझौता करो, सब कुछ एक्सेप्ट करो और फिर देखो कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आखिरकार स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं। माइक को देखकर कैरन राहत की सांस लेती है, उसे गले लगाती है और कहती है मुझे तुम पर बहुत नाज है। डस्टिन को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो अपने दोस्तों के लिए एक शानदार स्पीच देता है, ऐसे दोस्तों के लिए जो नॉर्मल हालात में तो उसके दोस्त कभी नहीं बनते। भाषण के आखिर में वो अपने प्रिंसिपल को भी गाली देता है जो हमेशा स्टूडेंट्स को बांध कर रखना पसंद करते हैं। डस्टिन अपना सर्टिफिकेट लेता है और प्रिंसिपल को मिडिल फिंगर दिखाते हुए नीचे उतर जाता है। सारे स्टूडेंट्स जोश में चिल्लाने लगते हैं। तभी माइक को लड़ाई के आखिरी दिन की बात याद आती है। डस्टिन से बात करने एक खूबसूरत लड़की स्टेसी आती है, लेकिन डस्टिन कुछ ज्यादा ही बड़बड़ाने लगता है तो वो जाने लगती है। जाते जाते वो सबको आज रात की पार्टी में इनवाइट कर देती है। माइक कहता है मेरे पास इससे भी बेहतर प्लान है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन की छत पर स्टीव, जोनाथन, नैन्सी और रॉबिन बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि स्टीव अब बेसबॉल कोच के साथ साथ सेक्स एजुकेशन टीचर भी बन गया है। जोनाथन भी आखिरकार अपना फिल्म शूट करने वाला था। नैन्सी बताती है कि उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया है और अब हेरल्ड न्यूज़पेपर में जॉब कर रही है, फिलहाल ट्रेनी पोजीशन में है। वहीं रॉबिन यही रेडियो स्टेशन में फंस गई है और उसे अपनी ये दोस्ती बहुत मिस होती है। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो महीने में एक बार जरूर मिलेंगे। हॉपर, जॉयस, एंजो डिनर डेट पर जाते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं। हॉपर बताता है कि उसे एक नया ऑफर आया है जहाँ पुलिस चीफ की जरूरत है और वहाँ 20% ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। वो जॉयस के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। हॉपर सिंगर को इशारा करता है और वो गाना गाने लगती है। माहौल बनते ही हॉपर जॉयस को शादी के लिए प्रपोज करता है और जॉयस हाँ कर देती है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और फिर दोनों डांस करते हैं। इधर ठीक बचपन की तरह चारों दोस्त और मैक्स माइक के बेसमेंट में D&D गेम खेल रहे होते हैं। एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ गेम भी खत्म होती है। यही हमें पता चलता है कि लूकस और मैक्स एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। डस्टिन कॉलेज से समय निकालकर अपने बड़े दोस्तों के साथ फिर से एडवेंचर पर निकल पड़ता है। आखिरकार विल को भी उसका प्यार मिल जाता है और शायद माइक अब एक किताब लिखने वाला है जिसमें वो ये भी बताता है कि 11 के साथ असल में क्या हुआ होगा। माइक अपनी थ्योरी बताता है। उसके हिसाब से 11 असल में गायब नहीं हुई थी। काली ने उसकी मदद की थी वहां से भागने में ताकि मिलिट्री और बाकी सबको लगे कि 11 सच में मर गई है। काली ने मरने से पहले एक इल्यूजन बनाया था, मतलब हमने जो 11 को मरते हुए देखा वो असल में सिर्फ एक इल्यूजन था। अब 11 कहाँ है ये कोई नहीं जानता। माइक उम्मीद करता है कि 11
किसी खूबसूरत दुनिया में होगी, एक छोटे से घर में जहाँ वाटरफॉल्स हो, और जिस शांति को वो ढूंढ रही थी वो उसे वहां मिल गई होगी। मैक्स पूछती है लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हारी थ्योरी है, क्या ये सच हो सकता है? माइक कहता है पता नहीं, लेकिन मैं इस थ्योरी को सच मानता हूँ। बाकी सब भी इसे सच मान लेते हैं। तभी कैरन सबको आवाज देती है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी ऊपर आओ। जैसे ही सब ऊपर जाते हैं, हॉली, मैरी, डेरेक और बाकी बच्चे नीचे आ जाते हैं D&D खेलने के लिए। माइक उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। उन्हें इस तरह देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। और इसी तरह स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 यहीं पर एंड होती है। तो आपको सीजन 5 कैसा लगा? मेरी बात की जाए तो मुझे सीजन 5 ठीक ठाक ही लगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। हालांकि फिनाले ये साफ दिखा देता है कि डफर ब्रदर्स की राइटिंग कितनी वीक है। फिनाले में सच बोले तो कोई बहुत बड़ा स्टेक या फिर कॉन्सिक्वेंस दिखा नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा यही बुरा हुआ कि काली मर गई। 11 ने सीजन 1 में खुद को सेक्रीफाइस किया था और फिर वो वापस आ गई थी, और सीजन 5 में भी वही हुआ। दूसरी तरफ अगर वेकना की बात की जाए तो उसका दबदबा भी वैसा महसूस नहीं हुआ जैसा कि सीजन 4 में था। वो अपने विक्टिम्स को इतने बेरहमी से मारता था, लेकिन यहाँ तो मिडिल स्कूल के बच्चे उसे मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। और मिलिट्री वालों की बात तो नहीं की जाए तो ठीक है, वो तो पूरी तरह बेकार है। डॉक्टर के साथ क्या हुआ कोई जवाब नहीं मिला, और वो पूरे सीरीज में कर भी क्या रही थी। सच कहें तो सीजन 5 खासकर ये फिनाले बहुत ज्यादा लेजी राइटिंग था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिज्नी शो चल रहा हो। फिनाले बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग जरूर है। और कहानी में इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, इतनी सारी गलतियां हैं जिन पर तो एक आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा। खैर, इस पर बात ना करते हुए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।